हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों से यूट्यूब कमेंट्स में या इंस्टाग्राम में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहा था कि निकॉन का जो Z50 है वो निकॉन 200 to 500 mm लेंस के साथ किस तरह से परफॉर्म करता है। और इसलिए मैं पिछले 10-15 दिनों से निकॉन का जो Z50 है उसको मैं निकॉन 200 to 500 mm लेंस के साथ टेस्ट कर रहा था, निकॉन FTZ वर्जन 1 एडाप्टर के साथ। और मेरा जो यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही ख़राब रहा। तो मैं इस वीडियो में निकॉन Z50 को निकॉन 200 to 500 mm लेंस के साथ यूज़ करने का मेरा जो यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा वो तो शेयर करूँगा ही। उसके साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए अभी आपको निकॉन के मिररलेस कैमरा खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये मैं फैक्ट के साथ टेक्निकली आपको समझाऊंगा ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, इस वीडियो से बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। बेसिकली मैं ऑलमोस्ट 6-7 सालों से निकॉन ही यूज़ करता आ रहा हूँ और मैं निकॉन के सारे सेटिंग्स या मेरा जो गियर्स है उसको पोटेंशियल को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैं निकॉन के सारे सेटिंग्स के ऊपर वीडियोस भी बनाया हूँ। और आज भी अगर आप निकॉन के कैमरा सेटिंग्स के बारे में सर्च करेंगे तो मेरे वीडियोस ही आपको टॉप सर्च में देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे निकॉन D7500 की बात करूँ तो ये एक DSLR है और अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो ये कोई टॉप क्लास कैमरा नहीं है। इवन निकॉन इसको प्रोफेशनल कैमरा भी नहीं मानता है। पर निकॉन 7500 और निकॉन 200 to 500 mm लेंस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए मेरा सबसे फेवरेट कॉम्बो है, क्योंकि जो प्राइस में जो वैल्यू निकॉन प्रोवाइड करता है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। और आप मेरे इंस्टाग्राम में या फेसबुक में जो सारे इमेजेस देखते हो उनमें से 90% इमेज इन्हीं कॉम्बो से मैंने कैप्चर किया हूँ। तो बेसिकली इस कॉम्बो के साथ अगर आप थोड़ा सा स्किल लगाएंगे तो आप इस तरह का अमेजिंग एक्शन मूवमेंट को भी बहुत ही आसानी से फ्रीज कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे निकॉन D7500 के बारे में कहने का मेरा एक ही मतलब है कि जो निकॉन Z50 है और जो निकॉन D7500 है उन दोनों का स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है। इवन निकॉन Z50 में जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ा बहुत बेटर है D7500 से, तो इसलिए लोग हमेशा D7500 के सब्स्टिट्यूट में Z50 को खरीदना चाहते हैं। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको इन दोनों में चूज़ करने में हेल्प करेगा। दोस्तों, निकॉन Z50 के साथ निकॉन 200 to 500 mm लेंस के रिव्यू बनाने का प्लान मेरा बहुत ही पहले ही था, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए एक बजट कॉम्बो है और इस कॉम्बो के बहुत ही ज़्यादा इंक्वायरीज मुझे बहुत ही पहले से ही आ रहा था। तो लास्ट ईयर नवंबर में मैं इस कॉम्बो को पूर्वस्थली बर्ड सेंचुरी में टेस्टिंग के लिए ले गया था, पर इमेज इतना सॉफ्ट आ रहा था और फोकस ट्रैकिंग इतना ख़राब था कि बहुत सारे ब्यूटीफुल मूवमेंट मिस हो रहा था। तो परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं उस दिन इस कॉम्बो को 1 घंटा भी यूज़ नहीं कर पाया था। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि Z50 और 200 to 500 mm लेंस के रिव्यू नहीं बनाऊंगा, पर अभी भी आप लोगों से बहुत सारे रिक्वेस्ट या कमेंट्स आता है तो इसलिए मैंने फिर से इस कॉम्बो को टेस्टिंग कर रहा था। तो यहाँ पे जो अच्छी चीज़ मुझे लगा, निकॉन के DSLR के जैसा निकॉन के मिररलेस कैमरास भी बहुत ही हार्ड और वेल बिल्ड है, पर यहाँ पे साइज़ बहुत ही छोटा होने के कारण जो फील, जो कॉन्फिडेंस एक निकॉन के DSLR को पकड़ने में मुझे आता था, निकॉन के मिररलेस कैमरास को पकड़ के वो फील नहीं आया। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जो 3 मेन चीज़ आपके कैमरे में चाहिए होता है वो है बहुत ही फास्ट ऑटो फोकस, अच्छा फोकस ट्रैकिंग और बहुत ही अच्छा फोकसिंग एक्यूरेसी। यहाँ पे निकॉन D7500 में 51 ऑटो फोकस पॉइंट्स है, पर निकॉन Z50 में 209 ऑटो फोकस पॉइंट्स है। और इस हिसाब से जो Z50 है उसका जो एफ ट्रैकिंग या एफ स्पीड है वो D7500 से बहुत ही अच्छा होना चाहिए, पर यहाँ पे मुझे ऑपोजिट रिजल्ट देखने को मिला। हाँ, मुझे यहाँ पे पता है कि एडाप्टर के साथ जो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस है वो 100% कभी भी नहीं मिलता है, पर जो परफॉर्मेंस था वो इतना ख़राब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बेसिकली यहाँ पे Z50 का ऑटो फोकस परफॉर्मेंस क्यों इतना अच्छा नहीं है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा। तो एज ए एग्जाम्पल अगर आप इस गार्डन लिजर्ड को देखेंगे तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, सब्जेक्ट से जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन है। और मैंने इस सिचुएशन में दोनों कैमरा का व्यू फाइंडर को रिकॉर्ड किया और जो ऑटो फोकस स्पीड है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो Z50 है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, पर यहाँ पे जो D7500 है वो काफ़ी फास्टर है देन Z50। यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं इस टेस्टिंग के लिए दोनों कैमरा में सेंटर का सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट को AFC मोड में यूज़ किया था।
यहाँ पे मुझे निकॉन Z50 में और एक प्रॉब्लम देखने को मिला कि निकॉन Z50 का वीडियो मोड में जो ऑटो फोकस स्पीड है वो बहुत ही स्लो था। यहाँ पे जो अच्छी बात है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के जो फोकस का ट्रांजिशन है वो बहुत ही स्मूथ था, पर यहाँ पे जो स्पीड था वीडियो मोड में वो मुझे काफ़ी स्लो देखने को मिला। मैंने इवन निकॉन के कस्टम सेटिंग्स मेनू के अंदर मूवी सेटिंग्स में यहाँ पे जो एफ स्पीड है मूवी के लिए और जो यहाँ पे एफ ट्रैकिंग सेंसिटिविटी है उसको भी मैं ज़्यादा करके देखा, पर वीडियो मोड में जो ऑटो फोकस स्पीड है वो मुझे स्लो ही देखने को मिला। पर यहाँ पे भी जो अच्छी चीज़ है, वीडियो मोड में जो फोकसिंग एक्यूरेसी था वो फोटो मोड से बहुत ही बेहतर था। यहाँ पे Z50 में जो सेकेंड चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा वो है फोकसिंग एक्यूरेसी। आप यहाँ पे मूविंग सब्जेक्ट को तो छोड़ दीजिए, इवन स्टेडी सब्जेक्ट में एक चांस में टैग फोकस पाना यहाँ पे बहुत ही चैलेंजिंग है। जैसे कि यहाँ पे उस सिचुएशन में ही कैप्चर किया हो इस गार्डन लिजेट के फोटोग्राफ्स को अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो इमेज है या जो सब्जेक्ट है वो टैग शार्प नहीं है। तो मैं उस सिचुएशन में सेम सेटिंग्स में D7500 को 200 to 500 mm लेंस के साथ लगा के सेम फ्रेम जब कैप्चर किया, और आप अगर दोनों फ्रेम को साइड बाय साइड देखेंगे तो जो D7500 का इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है दैन Z50 के इमेज से। तो इस तरह का मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूँ कि एक चांस में यहाँ पे टैग शार्प फोकस पाना बहुत ही चैलेंजिंग है। अगर आप 10 फोटोज़ लेंगे तो आपको उसमें से 1 या 2 फोटोज़ ही शार्प देखने को मिलेगा। तो इसके बाद फिर मैंने जो कैमरा का फर्मवेयर वर्जन है और जो FTZ एडाप्टर का फर्मवेयर वर्जन है वो मैंने चेक किया और देखा कि कोई लेटेस्ट फर्मवेयर अपडेट है कि नहीं। तो यहाँ पे जो FTZ एडाप्टर था वो तो अपग्रेडेड ही था, पर यहाँ पे कैमरा के एक फर्मवेयर अपडेट था तो मैं उसको भी घर आके अपग्रेड कर लिया, पर उसके बाद भी परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क नज़र नहीं आया। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो निकॉन Z50 है और जो निकॉन D7500 है उन दोनों का सेंसर साइज सेम है, दोनों का मेगापिक्सल भी सेम है, और इवन निकॉन Z50 का जो ऑटो फोकस पॉइंट्स है या जो FPS है या जो हाई ISO रेंज है वो भी निकॉन D7500 से बहुत ही ज़्यादा है। तो क्यों मैं यहाँ पे निकॉन Z50 को या निकॉन के Z सीरीज़ के मिररलेस को अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ? तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कैमरा के अंदर जाना पड़ेगा। दोस्तों, बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए या एक्शन फोटोग्राफी के लिए या कोई भी फर्स्ट मूविंग सब्जेक्ट को शूट करने के लिए आपको बहुत ही फर्स्ट ऑटो फोकस सिस्टम की ज़रूरत होता है। तो इन केस ऑफ DSLR आप देखेंगे, जब आप DSLR में व्यू फाइंडर से शूट कर रहे हो तब आपको बहुत ही फर्स्ट ऑटो फोकस देखने को मिल रहा है, और DSLR में जब आप लाइव व्यू मोड में शूट कर रहे हो यानी कि LCD स्क्रीन में देख के शूट कर रहे हो तब आपको बहुत ही स्लो ऑटो फोकस देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जब आप DSLR में व्यू फाइंडर से शूट कर रहे हो तब यहाँ पे फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम यूज होता है। तो ये फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम बहुत ही फर्स्ट होता है, और ये फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम अलग से DSLR कैमरा में लगा हुआ होता है। और जब आप DSLR से लाइव व्यू मोड में शूट कर रहे हो तब कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम काम करता है। ये ऑटो फोकस सिस्टम कैमरा के सेंसर में ही होता है, और ये कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम फेस डिटेक्शन के जैसा उतना फास्ट नहीं है, पर ये फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम से ज़्यादा एक्यूरेटली आपका सब्जेक्ट को फोकस करता है। पर अभी के मॉडर्न मिररलेस कैमरास में जो ऑटो फोकस सिस्टम यूज़ होता है वो है सेंसर बेस्ड हाइब्रिड AF सिस्टम, which is combination of face detection autofocus technology और contrast detection autofocus technology। तो जैसे मैंने कहा कि जो face detection AF सिस्टम है वो ज़्यादा फर्स्ट है पर वो इतना एक्यूरेट नहीं है, और जो contrast detection AF सिस्टम है वो उतना फर्स्ट नहीं पर जो इसका एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड AF सिस्टम इसलिए बहुत ही फर्स्ट और एक्यूरेट दोनों ही होता है। तो जैसे मैंने कहा कि DSLR में जो फेस डिटेक्शन AF सिस्टम था वो सेंसर बेस्ड नहीं था, मतलब उसका अलग सा यूनिट था। तो इसी फेस डिटेक्शन AF सिस्टम को सेंसर बेस्ड बनाना कैमरा मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ही आसान काम नहीं था। तो प्रेजेंट टाइम सोनी उसके मिररलेस कैमरास में फर्स्ट हाइब्रिड AF सिस्टम को यूज़ करता है, जो कि जैसे मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ फेस डिटेक्शन AF सिस्टम और कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन AF सिस्टम। यहाँ पे कैनन अभी उसके मिररलेस कैमरास में डुअल पिक्सल CMOS AF को यूज़ करता है। हालांकि कैनन ने भी पहले हाइब्रिड CMOS AF
के ऊपर काम शुरू किया था पर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया और अभी उसके कैमरास में डुअल पिक्सल CMOS ऐप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो सोनी का फर्स्ट हाइब्रिड ऐप सिस्टम और जो कैनन का डुअल पिक्सल CMOS ऐप सिस्टम है, ये दोनों अलग तरह के टेक्नोलॉजी है, तो मैं इसके ऊपर अलग सा वीडियो बाद में बनाऊंगा। और निकॉन अभी उसके मिररलेस कैमरास में भी हाइब्रिड ऐप सिस्टम को ही यूज़ करता है। यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज उसके ऑटो फोकस सिस्टम को इम्प्रूव बनाने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करता है। और यहाँ पे सोनी, कैनन और निकॉन के मिररलेस कैमरास को यूज़ करने के बाद मुझे ये फील हुआ कि जो सोनी और जो कैनन के ऑटो फोकस सिस्टम है वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है निकॉन के ऑटो फोकस सिस्टम से। दोस्तों, जब मैं टैमरॉन का की ओपिनियन लीडर था उस टाइम टैमरॉन से सोनी A7R4 और टैमरॉन का 150 to 500 mm लेंस मुझे टेस्टिंग के लिए भेजा था। तो उस दौरान मुझे सोनी के A7R4 यूज़ करने का मौका मिला था और उस टाइम मैंने फील किया था कि सोनी के जो ऐप सिस्टम है वो कितना ज़्यादा सुपीरियर है। हालांकि मैं यहाँ पे Z50 को A7R4 से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही अलग बजट कैटेगरी का कैमरा है, पर मैं यहाँ पे बस सोनी का जो ऐप सिस्टम है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। फिर टैमरॉन 150 to 500 mm लेंस के साथ सोनी का जो ऐप परफॉर्मेंस था वो बहुत ही बढ़िया था, फोकस बहुत ही फास्ट था, इवन जो आई ट्रैकिंग या एनिमल आई ट्रैकिंग था वो बहुत ही अमेजिंग था। तो मैंने उस कॉम्बो का भी रिव्यू वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो फिर से वापस आते हैं Z50 के रिव्यू में। तो यहाँ पे निकॉन Z50 में या निकॉन में जो चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है निकॉन के इमेज क्वालिटी, निकॉन के डायनामिक रेंज या निकॉन के कलर टोन। और ये निकॉन Z50 में बिल्कुल बरकरार है और जो इमेज क्वालिटी है वो बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप आपके सब्जेक्ट को ठीक ठाक से फोकस कर लेंगे तो आपको जो इमेज क्वालिटी मिलेगा वो बहुत ही अमेजिंग मिलेगा। पर अगेन अगर आपका सब्जेक्ट फोकस नहीं होगा तो आप इमेज क्वालिटी को लेके क्या करेंगे। तो इस Z50 को टेस्ट करने के टाइम एक जंगल कैट भी स्पॉट हुआ जो कि हमारे यहाँ पे अभी बहुत ही रेयर है। तो अगर आप इस कैट्स के फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो इतने बड़े सब्जेक्ट होने के बाद भी यहाँ पे कैट्स का जो हेड्स है वो बिल्कुल भी टैग शार्प नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ इमेजेस पे फोकस लॉस भी हुआ है और ज़्यादातर इमेज यहाँ पे एक्यूरेटली फोकस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं कुछ ब्लू थ्रोटेड बार्बेट का अमेजिंग एक्शन मोमेंट भी कैप्चर किया हूँ निकॉन Z50 से। और इन सारी इमेजेस को देख के अगर आप समझते हैं कि ये मैं Z50 से ऑटो फोकस करके या फोकस ट्रैकिंग करके कैप्चर किया हूँ तो आप बहुत ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे बार्बेट का जो स्पीड था वो बहुत ही ज़्यादा था और इस स्पीड में कोई भी सब्जेक्ट को कैप्चर करना इवन हाई एंड कैमरास के लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग है। तो बेसिकली यहाँ पे बार्बेट का नेस्ट था और मैं बहुत ही सेफ डिस्टेंस से मैनुअल फोकस करके इन सारे एक्शन मूवमेंट को कैप्चर किया हूँ और यहाँ पे भी मुझे मिक्स रिजल्ट देखने को मिला। तो मैंने इसके बाद कुछ ग्रे लंगूर्स का भी इमेजेस और वीडियोस कैप्चर किया था Z50 से। और अगर आप इन ग्रे लंगूर्स के फोटोग्राफ्स को भी देखेंगे तो इतने बड़े सब्जेक्ट होने के बाद भी यहाँ पे भी ज़्यादातर फोकस मिस हुआ है या जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल भी टैग शार्प नहीं है। पर अगेन यहाँ पे अगर आपको टैग शार्प फोकस मिल जाता है तो आपको जो इमेज क्वालिटी मिलता है वो निकॉन का बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे अगर इस कॉम्बो के मैं वियर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बेसिकली मैं इस कॉम्बो को बहुत ही कम शटर स्पीड में टेस्ट नहीं किया हूँ, पर मैंने इस कॉम्बो से कुछ वीडियोस कैप्चर किया था हैंड हेल्ड और यहाँ पे जो वियर परफॉर्मेंस है वो मुझे ठीक ठाक ही लगा। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो 200 to 500 mm लेंस है वो निकॉन के Z सीरीज़ के कैमरास के लिए नहीं बनाया गया है और एडाप्टर के साथ आपको डेफिनेटली 100% परफॉर्मेंस भी नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों अलग तरह का टेक्नोलॉजी है। आई होप कि ये कैमरास उसके नेटिव लेंसेज के साथ और भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए करंटली अवेलेबल मेरा फेवरेट कुछ कैमरा लेंस का कॉम्बो के लिस्ट यहाँ पे स्क्रीन में दे दिया है और उसके साथ साथ उसका अमेज़न लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो अगर आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट पे ज़रूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप चाहे तो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।